हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त एवं ज़बरदस्त और शानदार होंगे। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे रेलवे से संबंधित हैं जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पे आधारित हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा है दोस्तों, है ना। सॉल्व्ड पेपर 15,210 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर कराए जाएंगे और इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में आएंगे, चाहे दोस्तों कोई सा भी एग्जाम हो रेलवे का, चाहे वो एएलपी हो या कोई भी हो, मैंने सीधा बोल दिया, ठीक है। और इस बुक का जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, टीसीएस का न्यू पैटर्न है, इसका आपको ध्यान देना है। और आज से हमने इस बुक को पढ़ाना शुरू किया है, तो फिर यह हमारी क्लास फर्स्ट है और आपको लगातार इस सीरीज़ से भी जुड़े रहना होगा, तभी आपका आगामी एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन होगा दोस्तों। इसका ध्यान देना है ना, क्योंकि दोस्तों देखिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, चाहे आप मतलब हमसे पढ़िए या आप किसी और टीचर से पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा, लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि रेलवे ने इस बार कैलेंडर बना के रख दिया है और आगामी कैलेंडर भी आपके पास आ चुका है, तो आपको लगातार तैयारी करते रहना है। और आज की इस क्लास में ये पता ही है जीके जीएस हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, कुछ देखिए, फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा बहुत हम आपको फॉर्मेट बता दें। ये देख लीजिए, देखिए आरआरबी है, जनरल नॉलेज चैप्टर वाइज है एंड सब टॉपिक वाइज है, सॉल्व्ड पेपर है और यूथ की ये हमारे पास बुक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी 2024। और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों, देखिए यह बुक किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट हो या सेकंड हो, एएलपी स्टेज फर्स्ट या सेकंड, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, आपको सभी प्रकार के रेलवे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और साथ साथ में दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी रहेगा, तो वो एक्स्ट्रा फैक्ट आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और कुछ प्रश्न आपके यहीं से रिपीट हो जाएंगे, तो आपको ये प्रश्न भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। न्यू टीसीएस पैटर्न है दोस्तों, ठीक है। सामान्य जानकारी, दोस्तों देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जिसको लगता हो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं भाई, वो लोग थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें। 625 सेट से हैं, अध्यायवार रहेगा, कंप्यूटर सीबीटी रहेगा, इसका ध्यान देना है। सॉल्व्ड पेपर है 2023 तक आरआरबी की समस्त ऑनलाइन परीक्षाओं के सभी प्रश्न पत्रों का अध्यायवार संकलन किया हुआ है। 15,210 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं दोस्तों, आपको ये भी ध्यान देना है। और देखिए यह जो बुक है अप टू डेट है, इसका भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अप टू डेट बुक है, चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। दोस्तों आज फर्स्ट क्लास है, इसीलिए थोड़ा हम और समय लेंगे, मतलब आपको बताएंगे हर चीज़ के बारे में डिटेलिंग से। इसके बाद सीधा सीधा कल से आपका प्रश्न और उत्तर हो जाएगा। विषय सूची की बात करें तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कवर करेंगे। और हिस्ट्री के देख लीजिए 11 से 173 पेज रहेंगे, इसमें प्राचीन इतिहास रहेगा, थोड़ा मेन पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। मध्यकालीन इतिहास रहेगा, इसके बाद देख लीजिए आप लोग बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको कराया जाएगा, बिल्कुल आसानी तरीके से आपको, हमारे हिसाब से तो क्लास में ही क्वेश्चन याद हो जाएंगे बिल्कुल ईजिली। आधुनिक भारत है और इसी प्रकार से देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी भूगोल है, इसके बाद अर्थव्यवस्था और परंपरागत सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं स्टैटिक जीके। तो यहाँ से भी देखिए प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपकी मतलब एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी आपको। आपको केवल लगातार हमारी इस सीरीज़ से जुड़े रहना है और रेलवे का एग्ज़ाम आपका आसानी से निकल जाएगा यदि आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर लिया। देख लीजिए आरआरबी की विभिन्न विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण चार्ट है और सभी प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पर, एनटीपीसी हो या कोई भी एग्जाम हो आपका, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा आपका चार्ट से देख लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए भूगोल है, अर्थशास्त्र, हर चीज़ है आपकी। इसके बाद चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और यह हमारा दोस्तों भाग फर्स्ट है ना। और देखिए सबसे पहले हम कवर करेंगे इतिहास को और प्राचीन इतिहास। और दोस्तों आपको बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक बने रहना है क्लास में, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको पूरी क्लास को, है ना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको देख लीजिए जैसा कि पहला प्रश्न ये है हमारा, तो आपको प्रश्न दोस्तों दिख ही रहा है कि एनटीपीसी में आया हुआ है, तो सारे प्रश्न आपको ऐसे ही कराए जाएंगे दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और एक आध ग्रुप में भी इसको शेयर कर दें, है ना। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पाषाण युग, स्टोन एज इंग्लिश में नाम हो गया इसका, के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण इन 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आएगा। आपका पुरा पाषाण काल आएगा, नव पाषाण काल आएगा, मध्य पाषाण काल भी आएगा। आप लोग प्रश्न देख सकते हैं कौन से एग्जाम में आया है ना। चलिए, इसके हम एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आगामी दृष्टि से। देखिए, पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण हैं, वो भी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण है। ठीक है, ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है कि बताइए सर्वप्रथम मनुष्य ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो आपका राइट आंसर जाएगा तांबा। इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न आपका यहाँ से मिल गया है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1957-58 में, यानी ऑप्शन नंबर बॉम्बे। एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, एक्स्ट्रा देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। एक प्रश्न आपका यही रहेगा कि बताइए भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो यदि ऑप्शन आपको रायसेन मिलता है तो रायसेन लगाएंगे, और ऑप्शन यदि राज्यों में मिलता है तो आप मध्य प्रदेश लगाएंगे। ठीक है, और खोज आपको पता हो ही गई कि 1957 और 58 में। ठीक है, ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पुरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। चलिए आगे देखते हैं। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा, इसका आपको ध्यान देना है कि इसकी खोज किसने की है? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा 1957-58 में की गई थी। इसके बाद वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसको भी आपको ध्यान देना है कि भीमबेटका की गुफाएं आखिर यूनेस्को में कब ऐड हुई या कब शामिल हुई? तो 2003 में। और इसकी खोज किसने की? तो विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, एक प्रश्न से आपके 4 से 5 प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट में निकल रहे हैं, और यही सारे प्रश्न रहेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चलिए, तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। चलिए दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। देखिए, इसमें भी वही चीज़ बताई गई है कि आखिर आपसे पूछ जाएगा भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो रायसेन जिला, भोपाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना आपको। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पुरा पाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका, है ना। चलिए देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट, हाँ ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका बिल्कुल सही है। और इसके बाद देखिए, भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन तो अच्छे से याद हो ही गया होगा कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, रायसेन जिले में, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को में कब ऐड हुआ? तो 2003 में यूनेस्को में ऐड हुआ।
और इसकी खोज किसने की? तो विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा। इसको भी आपको याद रखना है, विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही काल अनुक्रम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आएगा आपका पुरापाषाण काल, इसके बाद मध्य पाषाण काल, इसके बाद नव पाषाण काल। नव मीन्स दोस्तों होता है नया, मध्य मीन्स होता है आपका बीच वाला, ठीक है, और पुरा का मतलब हो जाएगा पुराना। इस सीक्वेंस से आप लोग याद करेंगे अपना, ठीक है, ताकि आप आसानी से हर चीज़ को याद कर सकें। चलिए दोस्तों, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग कवर करते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। नव मीन्स नया, मध्य मीन्स बीच वाला और पुरा मीन्स पुराना, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर से देखते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास किस प्रकार से हुआ है, हम लोग वही देखते हैं। सबसे पहले है प्राग ऐतिहासिक काल लक्षण। तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे और उदाहरण पाषाण काल ये भी था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल लक्षण के। तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो गए थे लेकिन लिपि गूढ़ एवं अपठनीय थी और उदाहरण था सेंधाव सभ्यता, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण क्या है? पाषाण काल। यहाँ पर उदाहरण क्या है? सेंधाव सभ्यता, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, इसके लक्षण देखते हैं। तो पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए कुछ और एक्स्ट्रा देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो पुरापाषाण काल की बात करते हैं। तो पहले पुरापाषाण काल आया, इसके बाद दोस्तों मध्य पाषाण काल आया, फिर नव पाषाण काल आया। नव मीन्स नया, मध्य मीन्स बीच वाला, नव मीन्स नया, मध्य मीन्स बीच वाला, पुरा मीन्स पुराना, ठीक है। समय अवधि थी 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद इसकी समय अवधि थी मध्यकाल की 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल की समय अवधि थी 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। पहला टॉपिक दोस्तों हमारा कवर हो गया है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसके हिसाब से पहला, लेकिन हमारे पूरा क्रम यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा, ठीक है। और इस टॉपिक के हिसाब से पहला क्वेश्चन है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागेश्वर से, ठीक है। और देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 16/6/2022 शिफ्ट कौन सी थी? सेकंड थी दोस्तों। चलिए देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात, इसका भी ध्यान देना है। जो सीप है वो कहाँ पर मिलता था? नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं दोस्तों। इसका भी आपको ध्यान देना है। अब यह क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, है ना। कि एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग और कवर करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप, ध्यान रखना, सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागेश्वर। नागेश्वर कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। सीप कहाँ पर? नागेश्वर गुजरात। सीप नागेश्वर गुजरात, सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त होते थे। इसका आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। और यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7 है। और ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी सीबीटी 2 स्टेज में आपको दिख रहा होगा, है ना। ये देख लीजिए 12/6/2022 शिफ्ट फर्स्ट है। चलिए 7वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी भारत में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोपण।
अब ये प्रश्न आप कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि हम एक सीक्वेंस में आपको याद करवा देते हैं। देखिए रोपण यानी रोपण, तो पा से क्या हो जाएगा पंजाब, रोपण में बीच में पा से पंजाब, रोपण पंजाब, रोपण पंजाब। और सीप कहाँ पर हो जाएगा, नागेश्वर गुजरात, और रोपण पंजाब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए फटाफट। रोपण पंजाब में हो जाएगा इजीली तरीके से। आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो गया होगा और ये क्वेश्चन अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग कवर करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपण की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन चुके हैं कि आखिर रोपण की खोज कब हुई थी, तो 1950 में, और किसने की थी, तो बीबी लाल के द्वारा। यह स्थल पंजाब के रोपण जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रोपण कहाँ पर है, ये तो पूछ लिया गया, तो कहाँ पर है, रोपण पंजाब में, लेकिन कौन सी नदी के किनारे, तो सतलज नदी के तट पर स्थित है रोपण, याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। वो ये भी पूछेगा कि यहाँ पर किसका साक्ष्य मिलता है रोपण में, तो पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है दोस्तों। अब देखिए 1 प्रश्न, 2 प्रश्न और 3 है ना, 4, 5, यानी 1 प्रश्न से आपको 5 एक्स्ट्रा प्रश्न याद करने के लिए मिल रहे हैं। और आशा करते हैं आपको यह प्रश्न इसी क्लास में याद हो रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। आपका यह रिवीजन नहीं महा रिवीजन रहेगा, और यदि आप लगातार इस सीरीज को कवर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। और इसके बाद हम 2 क्लासें और लगाएंगे एक्स्ट्रा, जिसमें एक स्पीडी की होगी और एक आपका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पेपर रहेगा, बस, है ना दोस्तों। उसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हर चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए, यह प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, आपको कैसे लग रहे हैं, है ना, कमेंट में बताना है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें खाली स्थान नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थीं, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टिएटाइट, स्टिएटाइट। दोस्तों वनडे एग्जाम में देखिए ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यह प्रश्न हमारा आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का है और 16/6/2022 और शिफ्ट हमारी 3rd थी, ठीक है। उसमें ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसीलिए स्टेज 2 की तैयारी आपको बहुत ही ज़्यादा डीप तरीके से करनी होगी, इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, लेकिन 2 वाले के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। इस प्रश्न को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, स्टिएटाइट, ठीक है। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें, अच्छा चलिए पहले तो एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, फिर हम कुछ और बताएंगे। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेल खड़ी यानी स्टिएटाइट से बनाया जाता था। भाई मैंने सेल खड़ी तो पढ़ा था कि हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी होती हैं, तो सेल खड़ी से बनी होती हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका इंग्लिश नाम स्टिएटाइट है, ये मुझे जानकारी नहीं थी। तो देखिए इसी वजह से थोड़ा बहुत क्वेश्चन मुझे अलग लग रहा था, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हिंदी तो पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसका इंग्लिश में नाम यानी इंग्लिश में कुछ जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सेल खड़ी वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चाइट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई हैं, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ है, हाथी है, वृषभ, गेंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा थे। तो याद रखना सेल खड़ी का इंग्लिश नाम क्या है, स्टिएटाइट। एक बार हम और लिख के याद कर लेते हैं इसको, सेल खड़ी। ये तो पता है हड़प्पा की जिस मोहरें हैं वो सबसे ज़्यादा इसी में बनाई जाती थी, और इसका इंग्लिश नाम है सेल खड़ी का स्टिएटाइट,
ताकि यह क्वेश्चन मुझे भी अच्छे तरीके से याद हो जाए। स्टे टाइट सेल खड़ी, स्टे टाइट सेल खड़ी, स्टे टाइट सेल खड़ी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, धौलावीरा खाली स्थान है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा खाली स्थान राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, देख लीजिए प्रश्न कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 एक प्रश्न ये रहा में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। एक प्रश्न आपका ये रहा, जगपति जोशी के द्वारा खोज हुई थी और 1968 में हुई थी। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी और इम्पोर्टेंट प्रश्न आएंगे इसमें, देखिए पूरा फैक्ट हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आपका एक्स्ट्रा ये रहा, जगपति जोशी, दूसरा रहा, ठीक है, जो कि आपके आगामी प्रश्नों में पूछे जाएंगे। और इसके बाद तीसरा आपका यहाँ से बनेगा, जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें, कौन से नंबर के? 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। ठीक है, इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। इसका भी आपको ध्यान देना है, वो पूछेगा कि बताइए सिंधु सभ्यता का और वो भी भारत का पहला स्थल कौन सा है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है। तो आपका राइट आंसर जाएगा धौलावीरा। कौन से नंबर पे है? 40वें नंबर पे है। धौलावीरा की खोज कब हुई थी? तो 1968 में हुई थी। किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी। ठीक है, और कौन से राज्य में है? तो गुजरात में तो है ही। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर है, अब देखिए ऑप्शन देखिए आप, तो पहले गुप्त अवधि, मगध अवधि, चालुक्य अवधि या सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये तीन ऑप्शन तो आपके हट ही जाएंगे यदि थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। और इन्होंने एक्स्ट्रा इसलिए नहीं बताया है कि इन्होंने बताया है कि उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए, मतलब जो प्रश्न अभी ऊपर आया है उसी की व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। अब देखिए आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016, शिफ्ट कौन सी थी? सेकंड। स्टेज कौन सा है? फर्स्ट। ठीक है, ध्यान देना। चलिए इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल खाली स्थान था। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयताकार टैंक था विशाल स्नानागार। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था, क्योंकि देखिए ऑप्शन है वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, बेलनाकार, लेकिन कैसा था वो? आयताकार। आयताकार आपको पता ही होगा, वह जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, जैसे ए वाला और ए वाला एक समान रहेगी इनकी भुजाएं, और इसकी एक समान रहेगी भुजाएं, है ना। चलिए मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, इसको भी आपको ध्यान देना है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी, किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता जिसका नाम है पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, इसका भी आपको ध्यान देना है। 3 मुख वाले देवता का, और एक आयताकार कैसा है? टैंक है। ठीक है, और सबसे बड़ा क्या है? यह स्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, इसका आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 वाला। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? हड़प्पा शहर मिला। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रावी। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। कितने प्रश्न आपके इससे बन गए हैं हम आपको बताते हैं। देखिए
हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान में है, इसका आपको ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन। और कौन सी जिला है, तो मोंटगोमरी जिला है आपका, इसका भी ध्यान देना है। नदी कौन सी है, रावी नदी है, ये भी ध्यान देना है। और कौन से सन में हुआ था, तो 1920 और 21 में इसकी खुदाई हुई थी। और इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स थे, इसका आपको ध्यान देना है। 1 2 3 4 5, देखिए हर प्रश्न से आपको 5 प्रश्न याद करने को मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है यह आपकी पढ़ाई के लिए दोस्तों, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहन जोदड़ो। माँ से माँ याद रखना, मोहन माँ, मृतकों का टीला माँ, इसको आपको ध्यान देना है, मोहन जोदड़ो मृतकों का टीला। तो देखिए दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, मोहन जोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले, इसका भी ध्यान देना है, में स्थित है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी, इम्पोर्टेंट है, 1922 में की थी। रखालदास बनर्जी ने की थी, 1922 में की थी। और कौन सा जिला है, तो रखालदास नहीं बोल, लरकाना जिला है दोस्तों। रखालदास तो बनर्जी ने खोज की थी 1922 में। ठीक है, मोहन जोदड़ो की मृतकों का टीला। अब फिर से देख लीजिए, वही प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। तो आपको लगता होगा कि प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं, अभी ये धौला बीरा वाला भी रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ से फिर से प्रश्न रिपीट हो गया है, मृतकों का टीला मोहन जोदड़ो। देख लीजिए वही प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है, एनटीपीसी में ही आया प्रश्न है। मोहन जोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने आपको बताया है, उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या ऊपर देख लीजिए आप लोग, वो यही बोल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन जोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, सिंध में, आपको ध्यान देना है। मोहन जोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के, अभी बताया ना, सिंध का कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, लेकिन जिला कौन सा है, लरकाना जिला है, में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में और किसने, रखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि मोहन जोदड़ो का जो शासन था वो किस प्रकार से था, तो आपको बताना है जनतंत्रात्मक। अब फिर से 4-5 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चन्हुदड़ो। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग कवर करते हैं दोस्तों इसका। मोहन जोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार, ठीक है, एम.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ सेंधा संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले थे। झूकर जाकर चन्हुदड़ो, याद रखना इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली थीं। कैसी मिली थी ईंटें, वक्राकार, लेकिन सीधा प्रश्न पूछा जाए तो आयताकार। वो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको प्रश्न करवाया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में इसका हम लोग आंसर कवर करेंगे, है ना। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हड़प्पा, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। आपको इसका भी ध्यान देना है।
और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन है, आपको प्रश्न अभी तक याद हो चुके होंगे, यहाँ से प्रश्न आपका और अच्छा रिवीजन हो रहा है आपका यहाँ से, है ना। देखिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का द्योतक माना गया है और इसकी जो ऊंचाई है नटराज की 7 से 8 इंच है। इसको भी आपको ध्यान देना है। नटराज की मूर्ति हड़प्पा से मिली है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, धौलावीरा। अभी देखिए रिपीट क्वेश्चन फिर से आ गया है। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, ठीक है, ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खादर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। देख लीजिए क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं। धौलावीरा गुजरात, यूनेस्को 46वें नंबर का भारत का है। खोज किसने की थी धौलावीरा की? तो जगपति जोशी ने खोज की थी, 1968 में खोज हुई थी। ठीक है, देख लीजिए प्रश्न आपके रिपीट है, बढ़िया रिवीजन हो रहा होगा आपको दोस्तों, है ना। 20 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? अब देख लीजिए, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, हड़प्पा है, लेकिन उरूक नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन हटिंग भी प्रश्न कर सकते हैं इजीली तरीके से। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग इसमें कवर करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरूक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा एक ही नाम है दोनों, अभी बताया है ऊपर वाले प्रश्न में। प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। इसका आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर? कच्छ के रण में। एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग कवर करते हैं दोस्तों, है ना। तो देखिए, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज फिर से वही आ गया, किसने की थी? जेपी जोशी यानी जगपति जोशी, 1967 और 1968 में हुई थी। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में कौन सी जगह पर? तो कच्छ के रण में है। ठीक है, यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी याद रखना अब आपको कि सुरकोटदा से क्या मिलता है? तो कलश समाधान मिलते हैं। रोपण यानी पंजाब, हो गया ना प्रश्न याद, रोपण पंजाब से सैलखड़ी की मोहरें मृदभांड, ठीक है। सैलखड़ी का इंग्लिश नाम अभी बताया है हमने, स्टीएटाइट, याद कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, इंग्लिश नाम है सैलखड़ी का स्टीएटाइट की मोहर, मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए जाते हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सुरकोट डा है, इसमें दा भी है क्योंकि देखिए आखिरी में क्या है? डी है। सुरकोटडा या सुरकोटदा, कुछ भी आप लोग कवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था भाई? सुरकोटदा, देख लीजिए, इसी में देख लीजिए, इसीलिए मैंने ऐसा पढ़ा है। सुरकोटदा, सुरकोटडा, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जो भी लिखा मिले समझ जाना इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि इंग्लिश नाम में देख लीजिए आप लोग। पुरातत्व स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा भी कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसका आपको ध्यान रखना है, सुरकोटदा या सुरकोटड़ा। ठीक है, इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं।
1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। अब ध्यान रखना इसका, ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना दोस्तों। देखिए फिर से, जगपति जोशी ने खोज किसकी की थी? धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। इसीलिए खोज आसपास ही था, तो जगपति जोशी जी ने सोचा कि चलो भाई सुरकोटदा भी होके आए और हम लोग धौलावीरा भी होके आए, ठीक है। इन्हीं ने इन दोनों जगह की खोज की थी। अब देखिए आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनसे संबंधित राज्य हैं, अच्छे तरीके से याद यहाँ से कर लेना, ठीक है। चलिए, धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। और सुरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात में। ये दोनों प्रश्न तो अभी मैंने करवाए हैं। इसके बाद बात करते हैं लोथल की। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में। ध्यान रखना इन दोनों प्रश्नों का। इसके बाद बात करते हैं आलमगीरपुर, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, दाइमाबाद महाराष्ट्र और रोपण पंजाब, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न याद अच्छे से हो गए होंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रैम भीलन ने, ठीक है। चलिए, एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग कवर करते हैं। तो सर रॉबर्ट एरिक मोर्टिमर व्हीलन ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बी विद्यापति हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर.डी. बनर्जी द्वारा। एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जानते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट आपका हो रहा है, अच्छे तरीके से याद यहीं का यहीं हो जाएगा, ठीक है। अब यह स्थित कहाँ है मोहनजोदड़ो? तो अभी मैंने बताया है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ पर? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में कहाँ पर? लारकाना जिले में। लारकाना जिले में कौन सी नदी के तट पर? सिंधु नदी की तट पर स्थित है। इसकी जो खोज है रखालदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? 1922 में की थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज। इसके बाद मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है विशाल स्नानागार है। ध्यान रखना आपको, विशाल स्नानागार कहाँ पर मिलता है? मोहनजोदड़ो में मिलता है। यह 11.8 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। इसका भी ध्यान देना है, विशाल अन्नागार, अन्नागार स्नानागार मोहनजोदड़ो, ठीक है, याद रखना इस सीक्वेंस से, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, जो 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति कहाँ पर मिलती है? तो मोहनजोदड़ो में मिलती है। इसके बाद योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, ये भी ध्यान रखना आपको, किस पर अंकित है? पशुपतिनाथ, मुद्रा पर, ठीक है। जो पशुपतिनाथ कौन है? भगवान शिव जी, जय श्री महाकाल की मूर्ति। इसके बाद घोड़े के दांत इत्यादि यहाँ से मिले हैं। एक बार फिर से हम इनको रिपीट कर लेते जल्दी शॉर्ट में। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में है। और सिंध प्रांत में भी लारकाना जिले में है। लारकाना जिले में कौन सी नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या है मोहनजोदड़ो का? तो विशाल स्नानागार है और विशाल अन्नागार, इसका भी आपको ध्यान देना है। यह क्या है? स्थल है विशाल स्नानागार। लेकिन सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो विशाल अन्नागार। और कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो कहाँ पर मिलती है? मोहनजोदड़ो में। और पशुपतिनाथ का मतलब क्या है? भगवान शंकर, यानी, ठीक है, भोलेनाथ, शिव जी। इसका ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान
वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम, यह क्वेश्चन यूपी प्लस में पूछा गया था, इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, कुछ भी आपसे पूछा जाए ध्यान रखना। इसकी खोज 1921 दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। अब देख लीजिए, इसका हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है, इसका भी आपको ध्यान देना है। इसका काल निर्धारण निम्न है, इस प्रकार से NCERT में लिखा है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद कौन सी नदी के किनारे है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता? तो रावी नदी के। खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा 1921 में। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में, मांटगोमरी जिला में, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कितने प्रश्न होगा इसमें? हाँ, 25 प्रश्न कवर हो चुके हैं। 26वां प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे। अभी और है एक्स्ट्रा फैक्ट 25 वाले का, तो उसको भी हम लोग और देख लेते हैं ना। चलिए देखिए दोस्तों, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रेडियो कार्बन C14 सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मैंने तो यही पढ़ा है। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मानते रहो भाई, है ना। चलिए, उपर्युक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निकटतम विकल्प सी को सही माना जाएगा, इसका आपका ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ था। इस प्रकार से याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। नॉर्मल प्रश्न है, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, इसके अच्छा एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, ठीक है, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। अब यह प्रश्न आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? मुझे तो यह प्रश्न अच्छे तरीके से याद हो गया है, ठीक है, और आपको भी अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, मुझे आशा है आप सभी से, है ना। ध्यान रखना इसका। कहाँ पर विस्तार है? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद कौन से जिले में स्थित है? मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग में याद रखना खालिस्तान अस्तित्व में आई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 2500 ईसा पूर्व, है ना। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या ऊपर दिए हुए प्रश्न में देख लें, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए 2500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन,
पुराने ज़माने में ईंटों से मकान बनाए जाते थे, जैसा कि आपने भी देखा होगा, आपके खुद के मकानों से आपने प्रैक्टिकल हुआ होगा कि आज आपके पक्के मकान है, इससे पहले कच्चे मकानों में ईंटों का उपयोग होता था। ठीक है, और आज भी कुछ मकान ईंटों के बने हुए हैं, उनको आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। ठीक है, यह विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात में 4:2:1 में थीं। इसका आपका अनुपात में ध्यान रखना है कि जो ईंटों के बने भवन थे वो ईंटें कौन से अनुपात में हुआ करते थे, तो 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 4:2:1 के अनुपात में उस समय की ईंटें बनी होती थीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टिन का मिश्रण है। कांसा कॉपर है ना, कांसा, कांसा किसका है, कॉपर टिन का, कॉपर तांबा, ध्यान रखना। जो कांसा इसकी मिश्र धातु है, इसका ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं, और यह सिंधु सभ्यता और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन इसमें प्रश्न कौन से इंपॉर्टेंट है कि देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसका कांसा का क्या हुआ था, उपयोग हुआ था, इसीलिए इसको बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। अब बात करते हैं कांसा की, यह किसका किसका मिश्रण है, तो एक आपका तांबा और टिन। विज्ञान में प्रश्न याद रखना, उसमें भी मिश्रण से प्रश्न आते हैं, तो आप किसी भी जगह प्रश्न याद करना है, आपको मेन टारगेट है क्वेश्चन को याद करना। ठीक है, और भारत में कितने केंद्र हैं, 925 केंद्र हैं, इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खाली स्थान बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे, तो किसको बनाते थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांस। कांस को ही हम लोग बोलते हैं कांसा। किस किस का मिश्रण है, कांसी लिख दिया है, सॉरी दोस्तों, कांसा। मिश्रण किस किस का है, तो अभी आपको मैंने बताया है, एक आपका तांबा और प्लस आपका टिन है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, तो कालीबंगा है, अब ये मैंने आपको बताया, मोहनजोदड़ो भी है, हड़प्पा भी है, लेकिन आजमगढ़ नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता भी इसको बोलते हैं, नगरीय सभ्यता थी, एक प्रश्न ये रहा, नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांसा तांबा और टिन का मिश्रण होता है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। आजमगढ़ कहाँ पर है, यूपी में है, लेकिन इसका सिंधु घाटी सभ्यता में कोई स्थान नहीं है, ये बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खाली स्थान में मुर्दों का टीला है, तो कौन सी भाषा है वो जिसमें लिखा गया है कि यह मुर्दों का टीला या फिर मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसकी भाषा है सिंधी भाषा। जब सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंध प्रांत में पाई जाती है, और इसके बाद तो भाषा भी कौन सी होगी दोस्तों, सिंधी भाषा। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधी भाषा, शेर खड़ी स्टेट टाइट, इंग्लिश में नाम याद रखना उसका मोहरों पर। ठीक है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे, भाई साहब किसकी पूजा नहीं करते थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विष्णु जी की पूजा नहीं करते थे। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंसे का अंकन है।
हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। ध्यान रखना, उर्वरता की देवी। ठीक है। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है, भगवान विष्णु जी। ठीक है, इनकी पूजा ये नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खाली स्थान की पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? 3 से 4 बार क्वेश्चन मैंने बता दिया है, यही देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति नाथ जी की, यानी भगवान शिव जी की। उन्हीं का नाम था पशुपति नाथ। प्रश्न 2018 में आया हुआ है प्रश्न। आपको सारे प्रश्न इन्हीं में से, कुछ प्रश्न तो आपको हमारे इन्हीं प्रश्नों में से मिल जाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट है भाई वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट के प्रश्न याद रखना आप लोग। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता, जिनके 3 मुख हैं, उनका देवता का नाम क्या है? पशुपति जी की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। पशुपतिनाथ जी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से, मैंने बताया अभी। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका भी आपको ध्यान देना है। ऐसे लिखते थे, अपन लोग लिखते हैं ऐसे, इस साइड से जाएंगे इस तरीके से, लेकिन उस टाइम की जो लिपि कैसी थी? दाईं ओर से बाईं ओर ऐसी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रश्न देखते हैं, इसमें मिल जाएगा आपको उसका आंसर। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1980 ईस्वी में जर्मन और इतालवी के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए और 1990 ईस्वी में RS बिस्ट ने धौलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैल को। ध्यान रखना इसका। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थीं। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर्स शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं, जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? कहाँ से? शिल्प कलाओं से नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मांडा। याद रखना। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं, अच्छा कौन सी नदी है? चिनाब नदी, ये भी याद रखना, शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चनूद दड़ों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। दोस्तों हमने इस क्लास में 2 टॉपिक कवर किए हैं। आपको इन दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, आशा करते हैं, है ना। क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन अंत तक बने रहने के बाद भी आपके लिए धन्यवाद कि आप हमारी इस क्लास में अंत तक बने रहे हैं। और यह क्लास आप दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक क्लास को बनाने में और इस तरीके से पढ़ाने में, है ना। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो उसमें हम पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।